हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इसके अंदर हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो जो है ये बाईलैंग्वेज होगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए प्रोडक्टिव रहेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फंडामेंटल राइट्स आर द दोज राइट्स, ठीक है, दोज बेसिक राइट्स दैट गिवन टू द सिटीजन बाय देयर स्टेट। मतलब उनके जो कंट्री है यानी जहाँ पर वो रहते हैं, उनके राज्य या कंट्री, उसके द्वारा जो अपने सिटीजन को, अपने नागरिकों को जो बेसिक राइट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक राइट क्या है, ठीक है, यानी मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार का सिंपल सा अर्थ यही है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग आपको जो राइट्स मिलने चाहिए आपको जीने के लिए। जैसे इसके अंदर जीने के लिए मतलब राइट टू लाइफ ही आ जाता है, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फूड, आपको खाने मिलना चाहिए, ठीक है। इन सब की जो ये सारी क्या है, एक तरह से बेसिक राइट है जो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और ये कई बार आपने देखा होगा जो राइट टू लाइफ है या राइट टू फ्रीडम है, ये यूनिवर्सल राइट्स है, ठीक है। जो एक व्यक्ति अगर कोई, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी अफ्रीकन कंट्री का हो, कहीं पर भी वो अगर किसी और कंट्रीज़ में जाता है उसको ये बेसिक राइट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नॉट कि सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, बट कुछ कुछ जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ठीक है, ये सारी उसको जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपली फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ग्रांटेड टू द सिटीजन, ठीक है। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं, ठीक है। और इसको हमने कहाँ से लिया है, इसको हमने लिया फ्रॉम यूएसए, ठीक है। इट्स टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जिसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। एंड इट्स कम अंडर द थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसको ना कई बार हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से पार्ट को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी तीसरे भाग को हम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, ये हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से आर्टिकल से कहाँ तक आते हैं, तो इट्स कम आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। जो 12 to 35 है उसके अंतर्गत ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है कौन कौन से आर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं मौलिक अधिकार में, तो कौन कौन से अधिकार है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, अगर आर्टिकल वाइज हम देखें, राइट टू को मैंने इसको हिंदी में भी आगे भी लिखा है, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, ठीक है, तो मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ आटेगा, 14 to 18, ओके। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, ओके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि आर्टिकल 31, ठीक है, जो आर्टिकल 31 है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। ओके, जो आर्टिकल इसके अंदर क्या था, इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट के अंदर, 44 अमेंडमेंट, ठीक है, जो 44 अमेंडमेंट था 1978, ठीक है। 1978 के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंदर जो हमारा संपत्ति का यानी प्रॉपर्टी का जो हमारे पास मौलिक अधिकार था, प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, इसके कारण ने इसको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 44वां संशोधन 1978, ठीक है, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया था। ओके, क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में भी आपको देखना है, समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, उसके बाद संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 12 इट सेज द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स ऑफ द स्टेट विल कंसिडर अंडर द यूनियन, मतलब भारत के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, वो सारे किसके अंदर आएगी, वो सारे केंद्र के अंदर आएंगे, ठीक है। उसमें किसकी शक्तियाँ चलेंगी, केंद्र की शक्तियाँ, जिसके कारण ये संविधान पूरे देश में लागू किया जा सके और ये संविधान के अनुसार ही चले, ठीक है। जितने भी स्टेट हैं या जो राज्य हैं या सिटीज़ हैं या कोई भी और इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये जो यूनियन है, ठीक है, यानी जो भारत है एक तरह से वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी संगठन और इकाई को संघ के अंतर्गत माना जाएगा। संघ यानी जो यूनियन यानी केंद्र, ठीक है, केंद्र के अंतर्गत ही इन सबको माना जाएगा। ओके, उसके बाद बात आती है आर्टिकल 13 की। इट सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी लेस्टन्ड और अमेंडमेंट, मतलब जो हमारे जो मौलिक अधिकार है इसको हटाया नहीं जा सकता और इसमें अमेंडमेंट यानी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और यही हमारे क्या संविधान जो मौलिक अधिकार है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों को क्या है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर यही लिखा हुआ कि हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता या फिर उसमें मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके लिए पूरा संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा अलग से, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर कहते हैं जो हमारे संविधान के जो अधिकार है उसको कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 13। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल हमारा आर्टिकल 14 to 18 था। ओके, अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम देखें यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया है आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, यानी सिंपली आप सब इसको जानते होंगे, कानून के समक्ष समानता मतलब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो हमारे संविधान से ऊपर नहीं होगा, ठीक है, लॉ से ऊपर नहीं होगा। जो रूल और रेगुलेशन है, जो कानून है, वो सभी के लिए समान होगा, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या देश का एक आम नागरिक हो, ठीक है, वो चाहे जज हो या कोई भी हो, हमारे देश के जो भी सिटीज़न है उन सब के लिए क्या है, जो कानून है उसके समान है, ठीक है। इक्वली यानी कानून के समक्ष वो समान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, ठीक है, यानी धार्मिक, जाति, लिंग और भेदभाव से सुरक्षा, ठीक है। सिंपल सा ये खुद को एक्सप्लेन करा, यानी आर्टिकल 15 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप लोग क्या भेदभावपूर्ण व्यवहार यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसके बेसिस पर, रिलीजन, कास्ट, रेस एंड जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। इनके बेसिस पे अगर आप किसी से भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करोगे तो क्या है, वो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। और इसके लिए क्या कर सकता है, ये व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है मौलिक अधिकार के अंदर, ठीक है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, रेस और जेंडर के बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 15 के अंदर। अब आता है आर्टिकल 16, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर समानता, ठीक है। कई बार इसको क्या है लोग फिर इस आर्टिकल पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो इसमें लिखा रखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। अगर सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है, सभी को समान बराबर कहा गया है, तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन लोगों के मन में आता है, ठीक है।
तो इसका सिंपली ये है कि जो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकारी नौकरी जो निकलेगी, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलेंगे वो क्या है, वो सभी के लिए निकलेंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा किसी स्पेशल कास्ट के लिए निकाले, मतलब किसी स्पेशल समुदाय के लिए निकाले या स्पेशल व्यक्ति के लिए निकाले। जो भी पब्लिक सर्विस के अंदर जो भी क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है, यानी रोज़गार निकलेगा, कोई वैकेंसीज निकलेगी, वो सभी के लिए निकलेगी, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, ठीक है, या विशेष समुदाय के लिए। तो इसके अंदर यही कहा गया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि विशेष कास्ट का या विशेष धर्म का या विशेष जेंडर का व्यक्ति ही भर सकता है, वो सभी के लिए होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आर्टिकल 17, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, क्या कहते हैं कि जो लोग, अगर आप गांव देहात में आप कभी गए हो गांव की तरफ, तो लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। किस बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, कि हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकता, या फिर इसको मंदिर में एंट्री नहीं है, या हमारे साथ नहीं बैठ सकता, हमको टच नहीं कर सकता, ठीक है। एक स्कूलों में आपने देखा, B.R. अम्बेडकर सबसे बड़े एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको एक ही स्कूल में पढ़ते थे बट दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था। ऐसी गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई अनटचेबिलिटी करता है किसी के साथ तो वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत से मुक्ति, ओके, इसके अंदर ये कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, पहले आपने देखा होगा जब अंग्रेज़ों के टाइम पे होता था या महाराजाओं के टाइम पे होता था, कोई किसी को भी टाइटल दे देता था, कुछ सुल्तान हिंद, ठीक है, वो क्या कहते हैं, और भी कुछ शहंशाह का शहंशाह, बादशाह, या फिर कुछ भी ऐसे जो टाइटल दे दिया जाता था। हाँ, अब सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा कोई भी किसी को ऐसे टाइटल्स नहीं दे सकता, ठीक है, कोई भी किसी को टाइटल नहीं दे सकता एक्सेप्ट एजुकेशन, ठीक है, जो एजुकेशन में है और आर्मी में है, ठीक है, यानी एजुकेशन और आर्मी के अलावा कोई और कहीं भी किसी को ऐसे टाइटल नहीं दे सकता। एजुकेशन में आपने देखा होगा PhD के लिए देते हैं, डॉक्टर आ जाता है उनके, हाँ, और क्या कहते हैं। उसके बाद आर्मी में देखा होगा जनरल, कैप्टन, जनरल, उसके बाद वो जो आर्मी में जो टाइटल्स होते हैं वो सारे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो दो, आर्मी और एजुकेशन को छोड़ के बाकी किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ठीक है। MCQs में अगर पूछे तो आप क्वेश्चन में MCQs लेके आऊँगा आगे, फंडामेंटल जब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 14 में क्या कहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 में प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे, ओके। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ओके। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। नाउ इसके बाद हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। आर्टिकल 19 to 22 तक आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम है ना इसकी, क्योंकि इसके अंदर ना सब जो 19 के अंदर भी जो सब ये है ना तो अधिकार, तो इनको देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन राइट टू फ्रीडम से ही बनते हैं। ओके, तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर देखते हैं आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19, राइट टू स्पीच, ठीक है। राइट टू स्पीच सभी को पता है, बोलने का अधिकार हमारे देश में हमको अधिकार दिया गया है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं पर भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं, मीडिया के सामने रख सकते हैं, ठीक है। राइट टू स्पीच, ठीक है। उसके बाद
इसी के अंदर और कौन सा आता है, राइट टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, ठीक है। हम कभी भी किसी के लिए भी मीटिंग बुला सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है कि हमारे अगर कोई कार्य हो उसके लिए हम कुछ, चाहे एनजीओ हो, कोई सी भी और कार्य हो, उसके लिए हम स्वतंत्र रूप से किसी भी बैठक बुला सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। राइट टू मेक यूनियन, ठीक है। आपने देखा होगा कभी बहुत सारी यूनियन होते हैं, लेबर यूनियन या भी और भी बहुत सारे जो यूनियंस होते हैं, वो हमारे समाज के लिए कार्य करे, हमारे लिए कार्य करे, या कोई प्राइवेट यूनियन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ग्रुप होता है, समूह, ठीक है। यूनियन बनाने की छूट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, चाहे आर्मी कंटेनमेंट एरिया हो, कहीं और हो, जहाँ पर हम, ऐसा नहीं कि आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप पार्लियामेंट में ऐसे ही घुस जाएं, वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कुछ प्लेसेस को छोड़ के बाकी सब आप फ्री हो, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यानी आपकी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, यानी कहीं भी रह सकते हैं और बस सकते हैं, ठीक है। बसने में निवासी और स्वतंत्र रूप से आप कहीं पर भी बस सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी, भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर जाके आप स्वतंत्र रूप से बस सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है, ओके। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, यानी स्वतंत्र रूप से आप व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, ओके। तो आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन से हैं, राइट टू स्पीच जो इम्पोर्टेंट है, राइट टू स्पीच, राइट टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, राइट टू मेक यूनियन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारे क्या आर्टिकल 19 के अंदर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, नो वन कैन बी convicted for an act that was not an क्या कहते हैं offense at the time of commission, and no one can be given the punishment greater than the what was the provided in the law prevented at the time of its कमीशन, ठीक है। मतलब सिंपली इस आर्टिकल के अंदर ये कह रखा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2005 में कोई अपराध करा हो, ठीक है, तो उसको उस टाइम के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति ने अपराध 2005 में करा हो और उसके बाद कानून में कोई चेंजेस आ गए हो तो उसके हिसाब से उसको सज़ा देना। जब वो व्यक्ति जिस टाइम वो अपराध करेगा तो उसके अनुसार उस टाइम जो लॉज बने होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड इज़ कि जो कोर्ट ने सज़ा दी है, कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है वही मानी जाएगी, उसके ऊपर कोई और पनिशमेंट उसको नहीं दे सकता, ठीक है। कोर्ट ने जो पनिशमेंट डिसाइड करा है कि इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए ये सज़ा दी जा रही है और जो संविधान के अनुसार दी गई है उसके ऊपर कोई उसको और पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। ये अगेंस्ट द लॉ है, ये इसके मौलिक अधिकार में है, ठीक है। आर्टिकल 20 में ये लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल जो 21 है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21, इसमें राइट टू लाइफ की बात की गई है एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई, ठीक है। यानी राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के अनुसार ये कहा गया है जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको राइट टू लाइफ मिलेगा, यानी जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में तो है और इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है आर्टिकल 21A में भी, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे बट पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उस पर अगर कोई कानूनी कोई लॉ, मतलब कानूनी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चल रहा है और उसको अगर उसके खिलाफ सज़ा नहीं दी गई है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो उसको उसके राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है और पर्सनल लिबर्टी भी इसकी छीनी जा सकती है कि उसको जेल में डाल देंगे या फिर उसको अगर हैंग कर देंगे तो राइट टू लाइफ तो उसका छीनी जाएगा। उसके अलावा अगर उस पर किसी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं चल रहे, कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, फ्री है, जीवन जीने का है एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके पास, ठीक है। और ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के जो फॉरेनर्स है, ठीक है, ये वाली लाइन देखना, सिटीजन एंड फॉरेनर्स, ये दोनों पे लागू होता है, ठीक है। दोनों के क्या, दोनों की सुरक्षा होगी, क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ की एंड
राइट टू पर्सनल लिबर्टी की, वरना अगर राइट टू लाइफ नहीं होगा तो कोई भी किसी को मार देगा, ठीक है, तो वो क्राइम माना ही नहीं जाएगा फिर, ठीक है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, किसी का हम लाइफ छीन लेते जब तो किसी पे मर्डर चार्जेस लगते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है, राइट टू लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो वर्ड इसमें मेन है, ठीक है। एग्जाम के लिए याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21A के अंदर क्या कहा गया, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, हर एक व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है कि अपने पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर रहे, ठीक है। आप सरकार आप पे हमेशा तो नज़र नहीं रख सकती कि आप घर पे बैठो क्या कर रहे हो, सरकार हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ले सकती, ठीक है। इसके लिए आपको राइट टू प्राइवेसी, आपके पास कुछ प्राइवेसी का अधिकार होता है, आपकी जो निजी ज़िंदगी है जिसमें हम जीते हैं उसके लिए सरकार बाध्य नहीं हो, मतलब सरकार को आपको इसके लिए कोई जानकारी नहीं देनी होती, या फिर सरकार आप पे हमेशा नज़र नहीं रख सकता, ठीक है। ये आपकी पर्सनल लाइफ होती है, राइट टू लाइफ, हाँ, राइट टू प्राइवेसी के अंदर। ओके, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, जैसे मैंने आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन कर दिया था, जीने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद राइट टू हेल्थ, आपने देखा होगा सरकार जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाती है वो हमारे राइट टू हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। ओके, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। मोस्टली इसमें से जब आर्टिकल 21 से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें से ही बनता है, ठीक है। आर्टिकल 21A में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर 16 to 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है, जो कोई भी अगर बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के आयु का अगर वो बच्चा है तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उससे आप ज़बरदस्ती कहीं और काम नहीं करवा सकते, उसके फंडामेंटल राइट्स है जो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर ऑफ एज, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आप। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंदर बेसिकली कहा गया है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म एज सुन एज मे बी और ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू काउंसलेट एंड टू बी डिफेंड बाय ए लीगल क्या कहते हैं, प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अगर किसी को हम अरेस्ट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा मोस्टली वो बोलता है मेरा अरेस्ट वारंट कहाँ है, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट दिखाना होता है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, इसके लिए उस व्यक्ति को चॉइस दी जाती है, उस व्यक्ति को लीगल राइट देने के लिए उस व्यक्ति को ये चॉइस दी जाती है कौन सा वकील करना चाहता है वो, या फिर वो अपने जो वकील है उससे बात करना चाहते हैं अपने पसंद के वकील से। अगर किसी व्यक्ति के पास, आपने देखा होगा, अगर वकील के लिए पैसा नहीं होता तो उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है, ठीक है। और ये अधिकार हर किसी को मिलता है, तो इसलिए ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथास्थित सूचित किए बिना, ठीक है, हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। मतलब उसको गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचित करना पड़ेगा, बिना सूचित करे आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और ना ही उसे अपनी पसंद के कानूनी, ठीक है, व्यवसायी से, ये वर्ड आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, व्यवसायी से परामर्श लेने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, ठीक है। उसके पास ये पूरा अधिकार है कि अपने चॉइस का वकील करे और अपने लिए केस लड़े, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, राइट टू, और क्या कहते हैं, यहाँ तक हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम,
ठीक है। अब नाउ इसके आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 एंड 24 है, ठीक है। आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स हैंड फोर्स्ड, क्या कहते हैं, हैंड फोर्स्ड लेबर, मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, ठीक है। ये हमारे, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होते थे, बंधुआ मजदूर बनाए जाते थे, ठीक है। पुराने टाइम पे अगर किसी ने कर्ज ले लिया हो तो उसके बेटे और उसके बेटे उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था। तो सरकार ने क्या कहा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो हमारे कोई भी जबरन फोर्स मतलब जबरन लेबर नहीं करवा सकता और मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, मानव तस्करी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ द अनएथिकल बिजनेसेस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। यानी पहले क्या बच्चों को भी बेचा एंड खरीदा जाता था, ठीक है। उस पर भी सरकार ने क्या करा, रोक लगाई, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, जैसे मैंने बताया गुलामी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा, ठीक है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। मानव तस्करी, मानव को खरीदा ये बेचा नहीं जा सकता और जबरन उससे लेबर यानी श्रम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा बालक के अनैतिक व्यापार का निषेध, मतलब जो आपने देखा होगा बच्चों को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है, छोटे उम्र के बच्चों को, ताकि उनसे बाहर की फॉरेनर्स कंट्री में जब ले जाते काम करवाते हैं, या फिर जो फीमेल बच्चे होते हैं उनको भी बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। तो इन सब पे कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है, आर्टिकल 23, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, आपने देखा होगा छोटे छोटे कारखानों की फैक्ट्री होती है जहाँ पर मान लो चूड़ियाँ बन रही है या फिर कोई और भी ट्यूब टायर की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें के छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों में क्या 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको काम करने के लिए मनाही है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या है बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते, आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है। And 1996 Supreme Court ordered that the Make Children Welfare Committee for Children who didn't have parents, ठीक है, मतलब ऐसे एक कमेटी बनाओ जिनके पेरेंट्स नहीं है, ताकि क्या उनकी शिक्षा की जो जिम्मेदारी है, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वो इसके इन संस्थाओं पे जा सके, ठीक है। क्लियर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाने के लिए बोला था 1996 में, क्लियर है। और बेसिकली इसके अंदर 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनसे आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते किसी फैक्ट्री में। 14 साल के बाद आपने देखा होगा कई दुकानों में या कहीं पर काम कर सकते, बट 14 साल से नीचे के बच्चे नहीं काम कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता। बेसिकली इसके अंदर आर्टिकल 25, ठीक है, आर्टिकल 25 granted the freedom of conscience, the freedom to the profess, practice and the propagate the religion to all citizen, ठीक है। सिंपली अनुच्छेद 25, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 में ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति ये स्वतंत्र है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, ठीक है, और उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। आचरण करने और प्रचार प्रसार यानी उसका पालन करे, हाँ, और उसको प्रमोट करने की पूरी फ्रीडम है किसके अंदर, आर्टिकल 25, ठीक है। एंड आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें, द राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल इंटेंट, ठीक है, यानी अपने जो उनके जो धर्म में जिस भी वो रिलीजन को फॉलो करते हैं उस रिलीजन का वो इंस्टीट्यूट चाहे टेम्पल हो चाहे जो भी हो अपने हिसाब से वो बना सकते हैं, ठीक है, और अपने धर्म का उसमें पालन कर सकते हैं और चैरिटेबल कर सकते हैं, ठीक है, चैरिटी कर सकते हैं उससे। ओके, क्लियर है, यानी धार्मिक और धर्म अर्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाने और बनाए रखने का अधिकार, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसेस विच आर स्पेसिफिकली, ठीक है, अप्रोप्रिएट इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस, मतलब सिंपल इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का क्या है
कोई रिलीजियस टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। अपनी इच्छा से व्यक्ति जिस धर्म का वो पालन कर सकता है वहाँ दे सकते। देखो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वो व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पे होते, इच्छा पे होते, जहाँ पर वो डोनेशन अपने हिसाब से अपने धर्म के प्रचार करने के लिए अपने भाव से वो जहाँ जितना पैसा देना चाहे वो दे सकता है, जिसकी आप विशेष रूप से किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियोजित किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और द रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो शायद उन्हीं उसी धर्म के आधार पर बने हो, ठीक है, उस धर्म विशेषता से वो इंस्टीट्यूशन संबंध रखता हो, तो वहाँ पर क्या है, रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 28, ठीक है, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक, ठीक है, पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लियर है। मतलब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर क्या है, ये रिलीजियस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप हो सकती है, सर्टेन एजुकेशन जो उनके विशेष रूप से उसी के बेसिस पे बना हो। क्लियर है। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमारा बात करता है किसी भी धर्म का पालन करने में, ठीक है। आर्टिकल 26 बात करता है किसी भी धर्म का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 25 में बात करता है कोई टैक्स, कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। आर्टिकल 28 बात करता है आप किसी सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्शिप हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 एंड 30 है, ठीक है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की, प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट और माइनॉरिटी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, रेसिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरफॉर हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्ट और कल्चर और ऑफ इट्स ओन सेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, ठीक है। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है, अगर कोई स्पेशल किसी का कल्चर है, स्क्रिप्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, उसके पास ये पूरा अधिकार, उसका पूर्ण अधिकार है कि उसको वैसे का वैसे ही उसको सुरक्षित रख सके, ठीक है। आपसे कोई उस कल्चर को छीन नहीं सकता, ठीक है, उसको बदलने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा के लिए ये, ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी, ठीक है, विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार होगा, ठीक है। उससे उसका कोई विशेष जो कल्चर है वो उसको सुरक्षित प्रिजर्व करके रख सकता, उसको आगे बढ़ा सकता, उससे कोई वो छीन नहीं सकता, ठीक है। क्लियर है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है आर्टिकल 30, ठीक है। ऑल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। सिंपली आपको इससे समझ में आ गया, सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। यानी जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, ठीक है, या साउथ में देख लो, या ठीक है, या क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, या जहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, जिनकी बहुत पुरानी स्क्रिप्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, वो उनके पास ये पूरा फ्रीडम है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके और उनको चला सके, ठीक है, और अपने जो कल्चरल राइट, मतलब कल्चरल जो चीज़ है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पे होता है। क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है। अब आता है आर्टिकल
32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैंने इससे पहले जो आर्टिकल 31 का आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू क्या इसको हटा दिया गया था। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में आता था। अब बात आती है आर्टिकल 32 की, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 21 द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट, ठीक है, कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट इज ग्रांटेड, ठीक है। सिंपली ना ये हमारे क्या राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है, ठीक है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रही है या उसको रोका जा रहा है, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अपने उस राइट को बचाने के लिए। जहाँ हमको लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, तो वी डायरेक्टली मूव टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वरना बाकी जो अगर कोई राइट्स आपके छीने जा रहे होते तो सबसे नीचे वाले सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो लोकल लेवल पे कोर्ट होते, फिर वहाँ से स्टार्ट होता। बट यहाँ पर क्या, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की हानि हो रही हो या उसको छीना जा रहा हो, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते। तो आर्टिकल 32 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करता है, एक आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 33। बेसिकली क्या, फंडामेंटल राइट्स हमारे ना आर्टिकल 14 टू 32 तक होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 32 तक। उसके बाद जो है ये इनको जो सुरक्षित रखती है फंडामेंटल राइट्स में, जो कुछ आगे चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33, ठीक है, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज दैट वुड, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू ए स्पेसिफिक, ठीक है, कैटेगरी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कुछ जो सर्टेन सिचुएशन में है ना, ठीक है, ये संसद को ये पावर देती है, कुछ सर्टेन सिचुएशन में ये आपके अधिकार को रोक सकती है, ठीक है। संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्य सहित एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए मौलिक अधिकार के आवेदन को प्रतिबंध करेगा, ठीक है। मतलब इनके कहने पे क्या है, संसद के आपके मौलिक अधिकार कुछ टाइम के लिए छीन सकता है, ठीक है। संसद ऐसा कानून बना सकती है, आर्मी या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके कहने पे आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया या कुछ और भी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो छीने जा सकते हैं सर्टेन सिचुएशन में, जैसे वॉर हो गया या कुछ और इमरजेंसी आ गई, कोई अटैक हो गया, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन में भी अगर आप बोले कि नहीं मेरे पे तो राइट टू फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उस सर्टेन सिचुएशन में क्या आपका जो राइट टू फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे वो कुछ राइट आपके छीने जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी राइट टू लाइफ आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। राइट टू लाइफ आपका सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34, ठीक है। इट्स प्रोवाइड फॉर द, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट विल, ठीक है, मार्शल लॉ इज फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे मैंने पिछले आर्टिकल में बताया, सेम यहाँ पर भी वही है। अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा है, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मार्शल लॉ लगा है, बेसिकली इसके अंदर क्या था, मिलिट्री के पास ये पावर है, मिलिट्री या इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो आपके फंडामेंटल राइट्स रोक सकती है। और इसके अंदर क्या है, जब इमरजेंसी लगेगा, कुछ मार्शल लॉ कानून लग गया, तो उस सर्टेन सिचुएशन में आपका फंडामेंटल राइट्स रोका जाएगा एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 35, ठीक है। Parliament has the power to give a effect to the some fundamental rights। बेसिकली क्या है, इसके ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि ये कुछ जो सम हमारे जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है उसको रोका जा सके। आर्टिकल 16A, 32A, 33A और 14A विच इज़ नॉट अवेलेबल
टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। संसद को कुछ मूल अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 16A, 32A, 33A, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इनको प्रभावी बनाने के लिए उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। राज्य विधानसभा मार्शल लॉ नहीं लगा सकती और वहाँ पर फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। सिर्फ ये कौन कर सकती है? केंद्र सरकार, ठीक है, पार्लियामेंट। उसी के अंदर ये सारे जो आर्टिकल दे रखे हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है कि इन पे ये रेस्ट्रिक्शन या जो इनको ये प्रभावी रूप से कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो हमारा आर्टिकल 35 तक यही था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।